तभी अचानक मेरे घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उस समय लगभग रात के 12 बज चुके थे और लाइट भी नहीं थी। पूरे बंगले में मैं अकेला था और अंधेरे में पूरा बंगला डूबा हुआ था। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द हॉन्टेड क्लब पर, जहां हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं रहस्यमयी और डरावनी कहानियां। आज की कहानी मुझे मेरे दोस्त सागर ने भेजी है, जिसका टाइटल है कब्रिस्तान बंगला नंबर 45। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं सागर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज से लगभग 11 साल पहले की बात है। मैं दिल्ली के एक स्कूल में टीचर था। मुझे वहाँ पढ़ाते हुए तकरीबन 4 साल हो चुके थे। मैं अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में प्यार और सुकून से रहा करता था। एक दिन मेरा ट्रांसफ़र दिल्ली से काफ़ी दूर मुंबई के किसी और स्कूल में हो गया, जिस कारण मुझे अपने परिवार से अलग होना पड़ गया था। मैं छुट्टियों में ही उनसे मिलने दिल्ली जाया करता था। लगभग 2 साल तक मेरा ऐसे ही आना जाना चलता रहा था। फिर मैंने एक दिन अपनी फैमिली को ही मुंबई शिफ्ट करने का प्लान किया। मैं मुंबई में घर की तलाश में घूमता रहता था। घर की तलाश करते करते मुझे एक बंगला मिला, जो कि बहुत आलीशान और काफ़ी बड़ा था। लेकिन उसमें एक समस्या थी, वो कब्रिस्तान के आगे बना हुआ था, जिस वजह से उस बंगले को कोई भी नहीं खरीदता, ना ही किराए पे लेता था। मैंने वहाँ आसपास रहने वाले लोगों से उस बंगले के बारे में बातचीत की तो पाया कि वहाँ बहुत लोगों की मौत हुई थी, और कैसे हुई थी ये आज तक कोई नहीं जान पाया था। जो भी इस घर में रहता था आज तक जिंदा वापस नहीं निकला। पर मैं ये अंधविश्वासी नहीं मानता था। मैंने लोगों की बातों को नज़रअंदाज किया और बंगला नंबर 45 खरीद लिया। मैंने सोचा कुछ महीने मैं यहाँ अकेले रहता हूँ, बाद में अपनी फैमिली को भी बुला लूँगा। मैंने वहाँ रहना शुरू कर दिया। दिन में मैं बच्चों को पढ़ाने स्कूल जाता था और शाम को घर आकर नॉवल पढ़ता था और खाना खाकर सो जाता था। मुझे उस बंगला नंबर 45 में रहते हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था। मुझे कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ जैसा यहाँ के लोगों ने मुझे बताया था। मैं अच्छे से उस बंगले में अपनी ज़िंदगी जी रहा था। एक दिन मैं रात के तकरीबन 8 बजे खाना खाकर टहलने छत पर चला गया। उस बंगले की छत से पूरा कब्रिस्तान साफ दिखाई देता था। मैं छत पर टहल ही रहा था कि थोड़ी देर बाद मेरी नज़र एक कब्र पर पड़ती है। मैंने देखा कि कब्र के पास सफ़ेद कपड़े पहने एक लड़की बैठी हुई थी। मैंने उसे थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश की तो वह लड़की कब्र के पास बैठी हुई रो रही थी और उसके हाथ में खून लगा हुआ था। यह देखकर मैं थोड़ा डर गया और मैंने लड़की को नज़रअंदाज किया और छत पर टहलने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि उस लड़की की रोने की आवाज़ तेज तेज मेरे कानों में गूंजने लगी थी। तभी मैंने उस कब्र की ओर देखा, लेकिन वह लड़की वहां नहीं थी, पर रोने की आवाज़ बहुत तेज आ रही थी। फिर मैंने अपने छत की बालकनी से अपने बंगले के मेन गेट की ओर झांक कर देखा, पर जो मैंने देखा वह लड़की मेरे बंगले के गेट के पास बैठकर रो रही थी। मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा सहम गया था। मैंने तुरंत अपने रूम की ओर भागना शुरू किया और अपने बेड पर जाकर लेट गया। तभी अचानक लाइट चली गई। मैं और भी ज़्यादा डर गया था। मैं डरते डरते उस लड़की के बारे में सोचने लगा था कि वह ऐसे मेरे घर के पास क्यों बैठी है, वह क्या चाहती है। तभी अचानक मेरे घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी।
उस समय लगभग रात के 12 बज चुके थे और लाइट भी नहीं थी। पूरे बंगले में मैं अकेला था और अंधेरे में पूरा बंगला डूबा हुआ था। मैं दरवाजे पर दस्तक सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गया था और तरह तरह की बातें सोचने लगा था कि यह वही लड़की हो सकती है जो मेरे घर के बाहर बैठी है। मैंने भगवान का नाम लेकर पूरी रात गुजारी और मुझे सुबह 5 बजे के आसपास नींद आई। सुबह 10 बजे मेरे दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई और मैंने उठकर दरवाज़ा खोला और देखा कि दूध वाला आया हुआ था। दूध वाले ने मुझसे पूछा, साहब आज आप स्कूल नहीं गए? मैंने घड़ी की ओर देखा तो सुबह के 10 बज चुके थे। मैं फौरन स्कूल के लिए रवाना हुआ, लेकिन मेरे दिमाग में वही कल रात वाली बात घूम रही थी। वह लड़की आखिर कौन थी, क्या चाहती थी और मेरे दरवाजे पर इतनी रात को दस्तक क्यों दे रही थी? यह सब विचार मुझे स्कूल का काम नहीं करने दे रहे थे। मैं शाम को स्कूल से फ्री होकर घर पहुंचा और अपने दोस्त सुरेश को कॉल लगाकर अपने घर बुलाने की बात की। सुरेश मेरे घर आ गया और मैंने उसे कल रात में मेरे साथ घटित हुई घटना के बारे में बताया। सुरेश यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। मैंने उसे गुस्से में बोला, भाई ये सच है, इसके पीछे कब्रिस्तान भी है। इतना सुनते ही सुरेश की हंसी रुक गई और सुरेश बोला, अबे भाई जब पीछे कब्रिस्तान है तो ऐसी घटनाएं होना तो आम बात है यार। तू एक काम कर मेरे भाई, तू इस घर को अभी छोड़ दे और मेरे यहाँ किराए पर रह ले। मेरे पास एक कमरा खाली है, कुछ और अनहोनी हो यहाँ इससे पहले तू इस घर को छोड़ दे यार। मैं बोला, भाई सुरेश तू आज रात बस यहाँ रुक जा, फिर तू चला जाइयो, मैं घर नहीं बदलूंगा। सुरेश ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। रात के 10 बज गए थे। हम दोनों खाना खाकर सोने चले गए। हमें सोते हुए लगभग रात के 12 बज चुके थे। तभी अचानक मेरे किचन में बर्तन गिरने की आवाज़ आती है और अचानक मेरी आंखें खुल जाती हैं। मैं सुरेश को जगाने की कोशिश करता हूँ और बोलता हूँ, भाई तूने सुना कुछ? भाई तूने सुना? किचन में बर्तन गिरने की आवाज़ आई। भाई उठ जा, देख कर आते हैं। सुरेश नींद में बोलता है, अरे भाई सोने दे यार, कुछ नहीं हुआ है, तू सो जा भाई और मुझे भी सोने दे। इतना कहकर सुरेश सो जाता है। फिर मैं किचन की ओर अकेले ही बढ़ने लगा और किचन की लाइट जला ही रहा था कि अचानक मुझे किचन में से किसी लड़की की चलने की आवाज़ सुनाई दी और लाइट भी ऑन नहीं हो रही थी। मुझे ऐसा लगा था वह लड़की धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही है। अंधेरी की वजह से मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। मैं यह मंजर देखकर बहुत ज़्यादा कांपने लगा था। मैंने सहमी आवाज में सुरेश को पुकारा, पर वह गहरी नींद में था। वह आवाज मेरे कानों में बढ़ती ही जा रही थी। मैंने उसी वक्त सुरेश को चिल्लाते हुए पुकारा, सुरेश भाई जल्दी इधर आ यार, यहां कुछ है। यह सुनकर सुरेश उठा और किचन की तरफ दौड़ते हुए मेरे पास आया। तभी अचानक लाइट अपने आप ऑन हो गई और फिर जब हम दोनों ने किचन की ओर देखा तो कुछ नहीं था। सारे बर्तन अपनी जगह पर रखे हुए थे। मैंने सुरेश को कहा, भाई फिर बर्तन गिरने की आवाज कहां से आ रही थी? सुरेश बोला, भाई तेरा वहम होगा यार, चल सोने चलते हैं, 2:30 बज रहे हैं रात के, तूने मुझे भी जगा दिया। सुरेश इतना बोलकर सोने चला गया और मुझे भी लगा शायद मेरा वहम ही था, पर मुझे यह नहीं पता था कि उस सफेद कपड़े वाली लड़की की आत्मा अब सुरेश में प्रवेश कर चुकी थी। मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गया। तभी लगभग रात के 3 बजे के आसपास सुरेश मेरे कमरे में आता है और बोलता है, भाई वो मुझे मार देगी यार, मुझे बचा ले भाई। मैंने जल्दी से अपने कमरे की लाइट ऑन करके सुरेश की तरफ जब देखा तो पाया कि सुरेश की आवाज़ तो वही थी, लेकिन जो उसकी वेशभूषा थी
वह देखकर मैं बहुत ज़्यादा सहम गया था और चिल्लाने लगा था। सुरेश की वेशभूषा हूबहू उस लड़की से मैच कर रही थी जिसे मैंने छत से शमशान घाट पर बैठे देखा था। उसके बाल आगे की तरफ थे और मुंह से खून टपक रहा था और उसके पांव उल्टे थे। सुरेश मेरी तरफ तेजी से बढ़ रहा था। उसने मेरे पास आते ही मेरा गला पकड़ लिया और तेज आवाज में बोलने लगा, यह घर छोड़ दे, चला जा यहां से, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर सुरेश अपनी नॉर्मल स्थिति में आ गया और अपने कमरे में सोने चला गया था। मैंने वह आधी रात बिना सोए गुजारी थी। फिर सुबह होते ही मैं पास के मंदिर में सुरेश के साथ पंडित जी से इस विषय में बात करने गया। मैंने उन्हें रात में घटित हुई उस घटना के बारे में सब कुछ बताया था। फिर पंडित जी ने मुझे उस महल के रहस्य के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि यहाँ एक 19 साल की लड़की रहती थी जिसने इसी बंगले में आत्महत्या कर ली थी और तब से वह इसी घर में भटकती रहती है और किसी को उस घर में रहने नहीं देती। पंडित जी ने मुझे उस घर को जल्द से जल्द छोड़ने की सलाह दी। मैंने पंडित जी को धन्यवाद कहा और तुरंत उस घर को छोड़ने का फैसला किया। फिर मैं सुरेश के साथ किराए पर हंसी खुशी रहने लगा था। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक और डरावनी कहानी के साथ। थैंक यू।